या विद इन 7 days मुझे जवाब आ गया कि आप इस स्कूल में जाके कांटेक्ट करिए, आपके बच्चे का यहाँ एडमिशन हो जाएगा। 10 दिन के अंदर अंदर जाके आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है। मैं कहीं घर से मैं एक कदम नहीं गई, सब कुछ ऑनलाइन हुआ है मेरे बच्चों का। इस चीज में मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को ये लगता है अगर आपके 10 साल हैं तो आप बैंड 5 के हाईएस्ट स्केल पे ही यहाँ आओगे। और प्लीज आप ट्रस्ट ऐसा चूज करिएगा जो आपको बैंड 5 का हाईएस्ट स्केल देगी। तो 32,000 समथिंग पाउंड है बैंड 5 हाईएस्ट के। तो अगर आपका 10 years का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली ऐसा ही ट्रस्ट चूज करिएगा। जो बोलना चाहूंगी कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आपको भी काफी लोग फॉलो करते हैं और काफी सारी नॉलेज मैंने भी आपके चैनल से ली थी। तो थैंक यू सो मच लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी इंडिया की नर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो उनके मन में हमेशा एक सवाल होता है कि उन्हें यूके आके काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारी इंडियन नर्सेज हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है। उनका भी सेम ही सवाल रहता है कि वो वहाँ की जॉब छोड़ के यूके आके एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करे या ना करे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस तो लगभग आपकी जो सैलरी होगी इंडिया के अंदर वो 1 लाख से ऊपर होती है। तो काफ़ी बड़ा डिसीजन होता है आपका इंडियन गवर्नमेंट छोड़ के आप अगर यूके में आके काम करते हैं, क्योंकि यूके में जब आप आते हैं तो एज ए फ्रेशर ही आते हैं ना। तो जो वहाँ की सैलरी है आपकी 1 लाख से ज़्यादा है और आप यहाँ पे आके जब अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है और ये डिसीजन लेना भी काफ़ी मुश्किल होता है कि आपको वहाँ की गवर्नमेंट जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए ना। और एक चीज़ और है कि जब अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे भी हैं और आपकी फैमिली भी है, आप उनको साथ लेके यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आना वर्थ है या नहीं है, आपको जॉब छोड़ना, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है वो छोड़ना वर्थ है या नहीं है, तो वही सारी चीज़ें आज हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेरी इस वीडियो के अंदर हमारे साथ एक फेलो नर्स हैं जो कि इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती थी, जिनको लगभग इंडियन गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस था और वो यूके में भी एज रजिस्टर्ड नर्स काम कर रही हैं और लगभग उनको यहाँ पे 10 महीने काम करते हुए हो गए हैं। इसके अंदर मेनली हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कि क्या रिग्रेट है उनका जो उन्होंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ी है, जॉब छोड़ी है अपनी इंडिया से। दूसरा, क्या वो सेटिस्फाइड है अपने जॉब के साथ कि यहाँ पे आके वो एज अ फ्रेशर काम कर रही हैं और वहाँ पे उनको 13 साल का काम था। तीसरा, क्या वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे मैनेज कर पा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जब आप इंडिया के अंदर थे उनकी लगभग 1 लाख रुपये सैलरी थी और अभी यूके के अंदर इस सैलरी के अंदर क्या वो मैनेज कर पा रही हैं, क्या अपनी फैमिली के साथ मैनेज कर पा रही हैं, उनके रिग्रेट्स, उनके सेटिस्फैक्शन लेवल, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें यूके आना चाहिए या फिर इंडियन गवर्नमेंट में ही रहना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हेलो, आज हमारे साथ गीता है और इनको इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो गीता अपने बारे में थोड़ा बताएंगी। तो गीता प्लीज आप व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा बताएं और अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं और अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, तो बेसिकली मैं न्यू दिल्ली में इंडिया में रहती थी और मैं ईएसआई हॉस्पिटल जो कि बसई थानापुर में है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, उसमें मैंने 13 साल 2009 से काम करना शुरू किया था। और अभी 2022 में जून में मेरा आईएलटीएस क्लियर हुआ। उसके बाद में यहाँ यूके में एनएचएस में एज अ बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स काम करना मैंने शुरू किया और ऑलमोस्ट मुझे 11 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पर। अच्छा, तो आपकी सैलरी कितनी थी वहाँ पे जब आप इंडिया के अंदर काम करते हो? तो जब मेरे को 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मेरी जो सैलरी थी वहां पर ग्रॉस सैलरी ऑलमोस्ट 1,15,000 14,000 के करीब थी। अच्छा, आफ्टर डिडक्शन कितना मिलता था आपको आपके अकाउंट में? तो अगर मैं डिडक्शन की बात करूं तो मेरा इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ कट कुट के मुझे ऑलमोस्ट मतलब 80 to 90,000 के बीच में मिल जाता था। तो काफी अच्छी सैलरी थी आपकी वहाँ पे। नहीं तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको कैसे लगा कि मेरे को बाहर जाके काम करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम नहीं करना है, तो मुझे बाहर जाके काम करना है एज रजिस्टर्ड नर्स? तो कहाँ से सारा आइडिया है आपको? तो आइडिया देखो, जब मैंने कॉलेज अपना पास आउट किया तो मेरे को स्टार्टिंग से ही था कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन फिर होता है ना गवर्नमेंट जॉब जब एक बार लग जाती है कि आप सरकारी में घुस गए तो फिर आप सब आपके ड्रीम्स जो है वो सब खत्म हो जाते हैं कि सरकारी नौकरी लग गई तो अब तो मजे की नौकरी है। बट फिर मेरे को ना आगे जब मैंने 13 साल मुझे हो गए तो मैंने अपना आगे का फ्यूचर सोचा कि 13 साल मेरे को हो गए और मैं उसी जगह पे अभी भी हूँ, एज अ स्टाफ नर्स ही मैं हूँ। और अब मेरा प्रमोशन का टाइम है, लेकिन मैं प्रमोशन लेके भी क्या कर लूंगी। तो मेरे को ये लगा कि अगर आपको अपना करियर आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैंने एमएससी की एंट्रेंस के लिए भी दी थी और मेरा क्रैक भी हुआ था आरएके का, लेकिन मेरे ईएसआई वालों ने मुझे स्टडी लीव नहीं दी। तो मुझे एक वहां पर बहुत बड़ा धक्का लगा कि अगर मेरे को आगे अपना करियर मूव ऑन करना है तो सरकारी नौकरी में रह के मैं करियर मूव ऑन नहीं कर सकती। फिर दूसरी चीज, मेरे पास 2 बच्चे हैं मेरे, तो उनकी एजुकेशन को लेके मैंने सोचा कि अगर मैं कल को वो बड़े भी होंगे तो मैं उनको पढ़ने के लिए बाहर ही भेजूंगी, फॉरेन में भेजूंगी। और उस टाइम पे भी मुझे काफी पैसा चाहिए, जो कि गवर्नमेंट सर्विस में रह के अगर आप मतलब कमा रहे हो अच्छा खासा, फिर भी 50 लाख आपको एक बार के लिए चाहिए तो वो आप कहाँ से लाओगे। तो ये सब प्रोस्पेक्ट सोचते मैंने सोचा कि बाहर मूव ऑन करते हैं। और मेरी काफी फ्रेंड्स भी गई थी तो उन्होंने भी मुझे बोला कि अच्छा है।
अच्छा, तो मैं 3 सवाल इसके अंदर मेन रखूँगा मैं आपसे। सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के रिग्रेट, क्योंकि डेफिनिटली रिग्रेट हो रहा होगा कि मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। दूसरा, आपका सैटिस्फैक्शन लेवल कि आपने वहाँ से जॉब छोड़ दी और आप यूके के अंदर रजिस्टर्ड नर्स काम कर रही हैं, तो क्या आप सैटिस्फाइड हैं या नहीं है? आपका सैटिस्फैक्शन लेवल कैसा है? तीसरा सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ, वो है आपकी फैमिली को लेके। जैसे आप अपने बच्चों का फ्यूचर बता रहे हैं और जो आपकी अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे रहना कितना एक्सपेंसिव है और कैसे आप मैनेज कर रही हैं? और उससे पहले थोड़े मोटे क्वेश्चन हैं वो मैं पूछ लेता हूँ, ताकि व्यूअर्स के भी क्वेश्चन है, खाली मेरे अकेले के क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो डिसीजन था आपका गवर्नमेंट छोड़ने का, देखो आपने बताया आपकी 1,15,000 सैलरी इंडियन गवर्नमेंट में थी और आपके पिता की 90,000 आपको मिलते थे, राइट? तो ये कोई छोटा मोटा डिसीजन तो था नहीं कि आपने एक रात में सोच लिया कि चलो यार मैं 90,000 छोड़ देती हूँ जॉब और यूके में जाके काम करती हूँ। तो देखो डिसीजन लेना काफी मुश्किल होता है ना। तो ये कितना ईजी था और कितना हार्ड था आपके लिए, और हार्ड था तो क्यों था, ये मेरे को बताएंगे आप? तो देखो ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो मेरा आइस जैसे एक बार में क्लियर हो गया तो मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन रेजिग्नेशन देने के बाद भी ना मैं डायलेमा में थी कि मैं दूं नहीं दूं। कई बार मैंने ये भी सोचा कि मैं अपना रेजिग्नेशन वापस ले लेती हूँ। तो मतलब एक होता है ना आपकी बसी बसाई जॉब है, सब कुछ आपका यहाँ पर सेटल्ड है, उसको छोड़ के आप जाओगे तो डर भी लगता है। तो इस वजह से मैं थोड़ी कश्मकश में थी, लेकिन फिर मैंने अपना दिल मजबूत बनाया। मैंने सोचा कि यार मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए तो मुझे करना ही है। तो उस हिसाब से फिर मैंने एक दिल मजबूत करके कि कोई बात नहीं, मेरी लाइफ का स्ट्रगल होगा, मेरे बच्चों का स्ट्रगल तो नहीं होगा, वो सोच के फिर मैंने रिजाइन दे दिया। 3 मंथ का नोटिस पीरियड दिया, प्रॉपर तरीके से मैं प्रॉपर चैनल के थ्रू आई हूँ। और मैं यहाँ जब आई तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा, क्योंकि यहाँ पर आप जब आते हो ना तो आपको आपके काम करने के तरीके इंडिया की तरह होते हैं। तो और यहाँ यूके में क्या है, जो आप बुक्स में पढ़ते हो वही आपको ये लोग प्रैक्टिस में भी लाते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू में लगा, थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी आई। आपने बताया कि डिसीजन आपके लिए काफी हार्ड था, तो हम लोग रिग्रेट्स की बात करते हैं कि आपके क्या रिग्रेट्स हैं, कि आपको कभी कभी ऐसा लगता हुआ, डेफिनेटली आपको लगता ही हुआ कि मैंने वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, तो आप अपने रिग्रेट्स बताएंगे कि यार मेरे को जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी या फिर मेरे को इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए था। तो क्या लगता है आपको ये चीजें? देखो जब मैं पहला रिग्रेट का पॉइंट करती हूँ, यहाँ पर अब मैं जब इंडिया में थी तो मेरी अच्छी खासी मैंने मेड लगाई थी। यहाँ पर आपको मेड नहीं मिलेगी, चाहे आप लाखों कमा लो आपको मेड नहीं मिलेगी, आपको सारे काम खुद ही करने हैं। एक मेरे को ये लगता है थोड़ा, हाँ थोड़ी आपकी जो लाइफ है उसमें आपके स्ट्रगल है कि आपको अपना काम खुद करना है। दूसरा यहाँ थोड़ा मुझे ट्रांसपोर्ट का लगता है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आप पैदल जाओगे या बाइक में जाओगे, तो वो चीज नहीं है। इंडिया की तरह यहाँ ई रिक्शा नहीं मिलेगा आपको, कैब नहीं मिलेगी, मतलब कैब तो मिलेगी पर बहुत एक्सपेंसिव है। रेंट यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव है। तो उसको देख के मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा लगा कि मैंने डिसीजन सही लिया या नहीं लिया। एक बार कई बार मेरा मन भी किया कि मैंने गलती कर दी, लेकिन फिर जब मैं थोड़ा सेटल हो गई, 5-6 महीने मुझे हो गए, उसके बाद मेरे को अब रिग्रेट बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि आपने अपने रिग्रेट्स के बारे में यहाँ पे मेरे को बताया, तो नहीं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जॉब छोड़ने के क्या रिग्रेट्स हैं, कि यार वो जो सैलरी आपको वहां पे मिलती थी और यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या रिग्रेट्स हैं आपके, जो जॉब सेटिस्फेक्शन है या नहीं है? नहीं, जॉब सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पे पूरा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। यहाँ पर आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलता है। आप थोड़ा सा भी अगर 10 मिनट्स आप एक्स्ट्रा देके जाओगे तो आपकी मैनेजर आपको अप्रिशिएट करती है। तो जॉब का मेरा सेटिस्फेक्शन है कि मैं हर बार कोई नई चीज यहाँ सीख रही हूँ। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, तो मुझे जॉब का ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हाँ देखो पुराने जो लोग होते हैं आपके जो साथी होते हैं 13 साल, आप उनको मिस तो करते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपके नए दोस्त बनते हैं। तो जॉब का मुझे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब कोई रिग्रेट्स नहीं है आपके लिए कि मैंने वहां से जॉब छोड़ दी? चलिए आप हमने को बताया कि आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे आके, और आपको कैसा लगता है यहाँ पे? यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइड हूँ मैं। अब तो मेरे बच्चे भी मेरे पास आ गए हैं, तो उनकी एजुकेशन वगैरह जो जिस चीज को लेके मैं आई थी वो अब हो रही है धीरे धीरे सक्सेसफुल। तो अब मुझे जॉब को लेके कोई मतलब यहाँ पर आने का ऐसे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, लाइफ अच्छी है यहाँ पर, हेल्दी लाइफ है एक। अच्छा, तो आपके जो बच्चे हैं कितने कितने साल के हैं आपके जो बच्चे हैं? तो मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा वाला बेटा मेरा 10 साल का है, छोटा वाला 7 साल का है। तो आपके यहाँ पे उनका एडमिशन वगैरह में दिक्कत आई, स्कूल में एडमिशन लेने वगैरह में, इन सब चीजों के अंदर? नहीं, इस चीज के मामले में तो मैं आपको बोलूंगी यूके गवर्नमेंट बहुत ही सपोर्टिव है। जब मेरे को यहाँ कुछ भी नहीं पता था, मैंने काउंसिल में एक मेल डाला, उसके तुरंत आधे घंटे में मुझे जवाब आया है। उन्होंने मुझे फॉर्म दिया और बोला आपके घर के पास के जितने भी स्कूल है, आपको जिन भी 3 स्कूल में डालना है प्रेफरेंस वाइज उन्होंने मुझसे मांगे। मैंने फॉर्म फिल करके दिया, विद इन 7 डेज मुझे जवाब आ गया कि आप इस स्कूल में जाके कांटेक्ट करिए, आपके बच्चे का यहाँ एडमिशन हो जाएगा। 10 दिन के अंदर अंदर जाके आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है। मैं कहीं घर से मैं एक कदम नहीं गई, सब कुछ ऑनलाइन हुआ है मेरे बच्चों का। इस चीज में मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, कितनी फीस है आपके बच्चों की अभी फिलहाल? मेरे बच्चों की 0 फीस है, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। इनफैक्ट जो मेरा छोटा वाला है वो ईयर 1 में है और वो ईयर 2 तक उसका जो मील है वो भी फ्री है। अच्छा, काफी अच्छा है, नहीं कि एजुकेशन एकदम फ्री है। तो 12th क्लास तक फ्री है एजुकेशन इनकी? एजुकेशन इनकी 12th क्लास तक फ्री है। और स्कूल में कोई बैग, केवल बैग लेके जाते हैं खाली। मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि वो क्या पढ़ रहे हैं स्कूल में। प्रैक्टिकल को यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं बच्चों को। जैसे इंडिया में होता है ना हर चीज होमवर्क देना, ये देना,
यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं। ये सब तो अच्छी चीज है कि देखो एजुकेशन वगैरह फ्री है और ये सारी चीजें फ्री है, तो अभी आपके हिसाब से इंडिया से अच्छा फ्यूचर है बच्चों का यहाँ पे एजुकेशन में? हाँ, मुझे लगता है बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इंडिया में भी रहते तो हम ये सोचते कि हमारा बच्चा जब आगे जाएगा तो हम उसको फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कराएंगे, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज उनको अभी मिल गई है। आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। से हेलो हेलो। हेलो। और मुझे ऐसा लगता है इनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हुई है यहाँ आके। ये देखो सेटिस्फेक्शन आपका मतलब मेन सेटिस्फेक्शन यही है गीता कि आपके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन आगे मतलब फ्यूचर उनका काफी अच्छा होगा, एजुकेशन काफी अच्छी है, आप फ्री एजुकेशन है और एजुकेशन भी है, मतलब जो लेवल ऑफ एजुकेशन वो भी काफी अच्छा है। तो देखो काफी सारी नर्सेज ऐसी हैं जो मुझे कांटेक्ट करती हैं और जिनको लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनके लिए ये डिसीजन लेना काफी मुश्किल है कि उन्हें यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को कि उन्हें छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, सिंगल के लिए या फिर जो फैमिली वाले हैं उनके लिए? तो आप अपने हिसाब से क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि यहाँ आना सही रहेगा या नहीं रहेगा? देखो, जो सिंगल है उनके लिए तो डेफिनेटली कि वो पक्का जरूर आए, क्योंकि अभी वो स्टार्टिंग में अपनी करियर की स्टार्टिंग में, अगर उनको स्टार्टिंग से ही अपने करियर का बूस्ट यूके से मिलता है, एनएचएस से मिलता है, जो कि नंबर 1 है ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी एनएचएस का, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, उनके लिए आगे करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। जिनको 10-10 साल हो गए हैं सरकारी नौकरी में, थोड़ा मैं समझती हूँ मुश्किल होता है डिसाइड करना कि हम अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के आए या नहीं आए। पर अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, आपकी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल हो, आप आगे अपने करियर में ग्रोथ करो, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली आना चाहिए। शुरू में कुछ टाइम ऐसा भी आएगा कि आपका मन करेगा कि मैं क्यों आई ये सब छोड़ के, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब में एक आराम की जिंदगी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है। अगर आपको काम है तो आपको पैसा भी है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि अपने मन को थोड़ा स्ट्रांग बनाना, जब भी आपको लगे कि आप वीक हो रहे हो, थोड़ा आप ये सोचना कि कोई नहीं, मेरा स्ट्रगल है, मेरे बच्चों का आगे स्ट्रगल नहीं होगा, वो सोच के आप काम करोगे तो आप करते चले जाओगे, और जैसे आपको 1 साल के करीब होने लगेगा, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने कुछ गलती की है। आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं यहाँ पे आने के बाद, जो आप इंडिया में सही चीज पूरे नहीं कर पा रहे थे? हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब मेरे को इंडिया में जॉब में 13 ईयर्स हो गए थे, सैलरी भी मेरी अच्छी थी, पर मैं आईफोन सोचती थी मैं लूंगी, मैं नहीं ले पाई कभी भी। पर जब मैं यहाँ आई हूँ, मैंने यहाँ आके अपने लिए आईफोन भी लिया, मैंने अपने लिए मैकबुक भी लिया, मैंने अपने लिए एप्पल की वॉच भी लिया। मतलब मेरे जितनी ख्वाहिशें थी ना, मैं अपनी मैनेजर को बोलती थी मुझे इस बार आईफोन लेना है, वो मेरी 1-2 शिफ्ट एक्स्ट्रा लगाती थी, मैं ओवर टाइम करती थी, और उससे मैंने अपनी 2-3 शिफ्टों में ही आईफोन के पैसे निकाल लिए। तो ऐसा नहीं है कि महंगाई तो है, लेकिन आप जॉब करोगे, आपकी एक्स्ट्रा शिफ्ट लगेगी, आप अपने सपने सारे पूरे कर सकते हो। मतलब आप अगर 1 घंटा भी रुक रहे हो एक्स्ट्रा अपनी जॉब में तो आपको उसका पैसा मिलेगा? हाँ, इनफैक्ट अगर मैं 10 मिनट भी रुकती हूँ ना, तो मेरे ओवर टाइम के पैसे लगते हैं 10 मिनट के भी, और इनफैक्ट मैनेजर मुझे बोलती है थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। और अगर मैं इंडिया में आधा घंटा 1 घंटा भी रुकूंगी तो मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते, और अगर मैं इंडिया में नाइट भी एक्स्ट्रा करूंगी तो भी मुझे उसके कोई पैसे नहीं, और यहाँ मैं एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पर नाइट शिफ्ट अपनी जो रेगुलर लगती है उसके भी मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो देखो काफी अच्छी चीज है ना, तो इस चीज को लेके तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि जो आपका टाइम है उसकी वैल्यू है, और वैल्यू पैसा ही है, राइट? तो आप जितना अपना टाइम देते हैं उसका आपको पैसा मिलता है, पर वो वहां पे नहीं मिलता है। अगर हम लोग इंडिया के अंदर अगर 1 दिन भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो या तो उसकी ऑफ मिल जाती है रिप्लेसमेंट में, अगर हम 1 दिन एक्स्ट्रा करते हैं, पर आधा 1 घंटे उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता है। चाहे आप आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दो, 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, उसका कोई हिसाब नहीं होता। पर अगर यहाँ पे आप देते हो उस टाइम को तो आपको डेफिनेटली उसका पैसा मिलेगा। हाँ, और अगर आपको अप्रिसिएशन भी मिलता है अपने काम का, बहुत मिलता है, बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। और अगर आपको लगता है कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है तो आप बैंक शिफ्ट में अपने आप काम करिए, जो आपकी 4 दिन छुट्टी के 3 दिन छुट्टी के, अगर आप 1 दिन या 2 दिन भी काम कर लेंगे तो आपके वो हो जाएगा। मतलब अगर आप 2 दिन भी काम करोगे तो आपका पैसा निकल जाएगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, और दूसरी चीज ये है कि आपको अप्रिसिएशन मिलता है, आप जो काम करते हो उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाता है। दूसरी चीज, आप एक रजिस्टर्ड नर्स यहाँ पे काम करते हो तो रेस्पेक्ट भी है यहाँ पे ना, कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ रजिस्टर्ड नर्स। बहुत। तो आपको डिफरेंस फील हुआ यहाँ पे? क्या चीज? सॉरी, दोबारा बोलिए। आपको एक रिस्पेक्ट के लेवल में डिफरेंस फील हुआ यहाँ पे जब आप इंडिया में थे? हाँ, मुझे बहुत फील हुआ है। मतलब यहाँ पर अगर मैं किसी को बोलती हूँ मैं बैंड 5 एज अ रजिस्टर्ड नर्स यहाँ काम कर रही हूँ, तो वो कहते हैं बहुत थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोविड के टाइम से और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ी है, जबकि इंडिया में हमको नर्सिस को उस नजर से नहीं देखते, अभी भी सोचते हैं कि ये ऐसे ही होंगे। हमारे प्रोफेशन को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती इंडिया में, लेकिन यहाँ पर आपके प्रोफेशन को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी मुझे कि काफी सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उनको यहाँ पे बैंड 5 पे वो आते हैं, तो किस लेवल पे आना चाहिए? क्योंकि देखो बैंड 5 में भी 3 लेवल होते हैं, राइट? आपको एज ए फ्रेशर यहाँ पे लिया जाता है, फिर एक सेकंड बैंड आता है बैंड 5 के अंदर जहाँ पे आपकी सेकंड सैलरी होती है, एक हाईएस्ट सैलरी होती है। तो किस हिसाब से आना चाहिए? आप कैसे आए थे यहाँ पे? देखो, मेरे को ये लगता है अगर आपके 10 साल हैं तो आप बैंड 5 के हाईएस्ट स्केल पे ही यहाँ आओगे, और प्लीज आप ट्रस्ट ऐसा चूज करिएगा जो आपको बैंड 5 का हाईएस्ट स्केल देगी। तो 32,000 समथिंग पाउंड है बैंड 5 हाईएस्ट के।
तो अगर आपका 10 years का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली ऐसा ही ट्रस्ट चूज करिएगा जो आपके एक्सपीरियंस को काउंट करे, और मेक श्योर करिएगा कि आपके ऑफर लेटर में वो चीज मेंशन हो कि दैट वी आर काउंटिंग यूर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। उस बेसिस पे ही आपको वो बैंड 5 का हाईएस्ट स्केल मिलेगा। क्योंकि कई जो ट्रस्ट होते हैं वो आपको एज अ फ्रेशर ही बोलेंगे कि हम आपको एज अ फ्रेशर ही ट्रीट करते हैं, तो आप प्लीज उस ट्रस्ट में मत जाइएगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। देखो, मैं भी अपनी काफी सारी वीडियो में ये चीज बता चुका हूँ कि अगर आपके पास 5 साल का ज्यादा का एक्सपीरियंस, 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो बैंक 5 के टॉप पे आप लोग आए। देखो, वो गलती ना करें। काफी सारे ट्रस्ट ऐसे हैं जो कि इस चीज को कंसिडर करते हैं, आपके जो इंडियन एक्सपीरियंस है उसको कंसिडर करते हैं। काफी सारे ट्रस्ट ऐसे हैं जो आपके इंडियन एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं करते हैं, राइट? तो मतलब आज की वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रही हैं यूके आके, अपनी जो गवर्नमेंट जॉब थी उसको छोड़ के बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहे हैं। चीज और बोल रही थी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको पता है कि 60 ईयर्स में आपने रिटायर होना ही होना है, वो एक ड्रॉबैक है हमारे गवर्नमेंट सिस्टम का। यहाँ पर क्या है, अगर आप काम करना चाहते हो, आप 70 ईयर्स तक भी अगर आपको लगता है आप काम कर सकते हो, आप काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने की कोई एज नहीं है। जैसे इंडिया में तो एक एज लिमिट होती है कि अगर आपने इतना क्रॉस कर लिया तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आप एनएचएस में कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे साथ जो कलीग है वो 64 65 के हैं, और अगर उनको लगता है कि वो फुल टाइम कर सकते हैं वो फुल टाइम करते हैं, अगर उनको लगता है कि उन्हें पार्ट टाइम करना है तो वो आवर के बेसिस पे ही काम करते हैं। जबकि इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आपको 60 ईयर्स हो गए तो आप पेंशन लो, अपनी घर बैठो, रिटायर हो, अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करो। तो ये चीज एक और है। काफी अच्छी चीज है, ये सही बात है। और मैं देखता हूँ कि काफी सारे लोग, जैसे मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो लोग जो 50 to 60 ईयर्स वाले उनको यंग बताया जाता है यहाँ पे कि ये यंग है, ये है ना? तो काफी अच्छी चीज है। तो मैं बताना चाहूंगा कि गीता का खुद का चैनल भी है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं उनके चैनल के ऊपर, क्योंकि अगर किसी को बात करनी है इनसे, गीता से एक सजेशन लेना है, क्योंकि देखो काफी बड़ा डिसीजन है आपका। अगर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हो, अगर आप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हो गवर्नमेंट, वो भी 12-13 साल से, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट गीता से भी बात कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, और उनका खुद का चैनल भी है, आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हो, ताकि शायद आपका डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। गीता आपकी जरूर हेल्प करेंगी इस चीज के अंदर, क्योंकि आप फैमिली वाले हो, तो आप फैमिली वालों से ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। गीता, थैंक यू सो मच। और आपने इतना अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है लोगों को, शायद अभी उन लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, और ये वाली वीडियो देख के काफी लोग अपना डिसीजन है वो ले सकेंगे। जो नहीं ले पाएंगे तो प्लीज आप उनका जरूर रिप्लाई करना, अगर आपको इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करते हैं जो। पक्का पक्का। तो थैंक यू सो मच गीता, एंड मैं आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि लोग आपसे और ज्यादा हेल्प ले सके, है ना? थैंक यू सो मच आपको, और व्यूवर्स को भी, जिन लोगों ने हमें टाइम दिया और हमें देखा, हमारी जो बातें हैं वो सुनी, तो थैंक यू सो और एक मच चीज मैं व्यूवर्स। आपको भी बोलना चाहूंगी संदीप हाँ जी, कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आपको भी काफी लोग फॉलो करते हैं और काफी सारी नॉलेज मैंने भी आपके चैनल से ली थी। तो थैंक यू सो मच लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ये भी बहुत अच्छी चीज है ना? तो थैंक यू सो मच गीता, और फिर मैं बात करता हूँ आपसे ना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। बाय।